हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपके बीच एक बार और हाजिर आपका स्वागत करता हूं गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर। और आपका जो संविधान के स्रोत के जो टॉपिक चल रहे थे उसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं पूरे करवा चुका हूं और आज तीसरे भाग के साथ पार्ट 3 आपके बीच में हाजिर हुआ हूं लेकर। और पार्ट 3 किस प्रकार है आप इस चीज को पढ़िए दोस्तों। मैं एक एक पार्ट आपके बीच लेकर आ रहा हूं और उसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज और बहुत ज्यादा फायदे देने वाला होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। और वीडियो इस प्रकार है कि भाई आज हम पढ़ेंगे आयरलैंड, कनाडा और सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने भारतीय संविधान में क्या क्या चीजों को ग्रहण किया और ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आयरलैंड देश के संविधान से हमने भारतीय संविधान में किस चीज को ग्रहण किया। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व। क्या लिखा हुआ दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है। रट लेना इस चीज को। नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व जो किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है? वो प्रकृति है सकारात्मक। नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। और जो मैंने बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका से जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया, मौलिक अधिकार की जो प्रकृति थी वो नकारात्मक थी। और नकारात्मक और सकारात्मक में दोस्तों अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों को लेकर देश का नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको लेकर वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं और कोई नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते हैं तो उसको लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। प्रकृति क्या है? सकारात्मक है। क्योंकि क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए है, ठीक है कि नहीं है? अब सरकार अपने संसाधनों के अनुसार जनता के हितों के लिए कार्य करेगा। और मान लो वो किसी चीज को लागू नहीं कर पा रहा है तो उसको लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अपना राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करेंगे तो इसके 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। एक आर्टिकल होगा 54 और एक अनुच्छेद होगा 55। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पर मैंने यहाँ लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है दोस्तों ध्यान रखना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। और इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे वो बातें इसके अंदर बताई गई। जैसे कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो समस्त निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो ये आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है होती क्या है। और इस प्रणाली को आंद्रे हेयर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आंद्रे हेयर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना। और ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वो डिस्कस करूंगा कब? जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो इन सब चीजों पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट
तीसरा पॉइंट बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में मनोनयन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो अनुच्छेद 80(3) में या 80(c) में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ दोस्तों? 80(3) या 80(c) में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति राज्यसभा सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा और वो 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80(3) में किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 80(3) में किया गया। तो आयरलैंड देश के संविधान से 3 चीजें पढ़ी हमने: नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदन में मनोनयन, जो 80(3) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आएगा अपना कनाडा देश के संविधान से क्या लिया गया। तो कनाडा देश के संविधान से बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था की, कि भाई भारत देश के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर आपको ध्यान रखना है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का विभाजन दोस्तों किसके अंदर करना? राज्य सरकार में। केंद्र सरकार के द्वारा अपनी जो शक्तियों का विभाजन है वो राज्य सरकार में कर दिया जाता है। और शक्तियों का विभाजन करने के बाद केंद्र सरकार केंद्र में और राज्य सरकार राज्य में, दोनों स्तर की जो सरकारें होती है वो अपने अपने स्तर में रहते हुए स्वतंत्र रूप से शासन करती है। कैसे शासन करती है? स्वतंत्र रूप से शासन करती है। इस व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैंने इसकी डेफिनेशन कवर की है, इस चीज के अंदर बताया है, तो वापस सुन लेना। केंद्र सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का विभाजन किसके अंदर करना? राज्य सरकार में कर देना। और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार केंद्र में और राज्य सरकार राज्य में, दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर रहते हुए स्वतंत्र रूप से क्या करती है? शासन करती है। इस व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपके साथ संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया, तो साथ ही साथ एक चीज और आएगी कि भाई एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है। तो एक पॉइंट मैं जो बोलूंगा उस एक पॉइंट के अंदर आप संघात्मक और एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था को बिल्कुल तरीके से सही ढंग से क्लियर कर सकते हो। ध्यान से सुनना दोस्तों कि भाई संघात्मक शासन व्यवस्था में मैंने बताया शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से शासन करती है। इसका मतलब जो राज्य सरकारें होती है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है, केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें नहीं होती है। लेकिन जब मैं एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करता हूं तो एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना एकात्मक शासन व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के द्वारा शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकार में किया जरूर जाता है, पर साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है शक्तियों का बंटवारा जरूर किया जाता है, लेकिन इसमें जो राज्य सरकारें होती है वो स्वतंत्र नहीं होती हैं। जो राज्य सरकार होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर शासन करती है। दोस्तों ध्यान रखना, केंद्र सरकार के अधीन रहकर शासन करती है। इसी को क्या कहा जाता है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वापस बोल रहा हूं, इस चीज को आपको दिमाग में सेट कर देना, बता देना इस चीज को माइंड में कि भाई क्या बताया गया इसके अंदर कि भाई केंद्र सरकार में राज्य सरकारें स्वतंत्र होती है, लेकिन जब इसके अंदर बात की जाती है एकात्मक शासन व्यवस्था में, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य सरकारें जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर शासन करती है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे कि भारत देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया या एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, तो दोस्तों ध्यान रखना भारत देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है और एकात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया।
कई बार ये वाला सवाल पूछा जा चुका है, और जब हमसे पूछते हैं ऑप्शन में आता है संगात्मक, एकात्मक, या संगात्मक या एकात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो अपना उत्तर होगा संगात्मक को भी अपनाया गया और एकात्मक को। कैसे एकात्मक और संगात्मक? सामान्य काल में संगात्मक के आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलती है, लेकिन जब भारत देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो गई, तो आपातकाल की स्थिति लागू हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर जब बात करेंगे तो उस समय संगात्मक और एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है दोस्तों। इसी कारण से यहाँ पर संगात्मक और एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो इसका आर्टिकल होगा अनुच्छेद 155। दोस्तों इसका जो आर्टिकल होगा वो होगा अनुच्छेद 155। उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या राज्य का राज्यपाल जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं काफी बार ऑफलाइन क्लासों में पूछता हूं, तो बच्चों का आंसर आता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो कनेक्टिंग करेंगे किससे? राष्ट्रपति से इसकी कनेक्टिविटी करते हैं, और क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यहाँ पर भी ये बोलते हैं राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैंने शब्द लिखा है वो शब्द लिखा है नियुक्ति लिखा है दोस्तों। शब्द क्या लिखा है? नियुक्ति। तो ध्यान रखना, राज्य का राज्यपाल जनता के द्वारा ना तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ना प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। ये चीज कौन सा अनुच्छेद में लिखी हुई है? 155 में। क्लियर हो गया दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान में लिया गया? कनाडा देश के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे परामर्श संबंधी शक्ति को उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 143 में परामर्श संबंधी शक्ति का उल्लेख किया गया। 143 अनुच्छेद 143 में परामर्श संबंधी शक्ति का उल्लेख किया गया है, और ये सवाल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, और आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। परामर्श संबंधी शक्ति को किस देश के संविधान से? तो ध्यान रखना है कनाडा देश के संविधान से लिया गया। और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, मैटर क्या है? सीधा सीधा मैटर है कि सर्वोच्च न्यायालय का भारत देश का जो राष्ट्रपति है, भारत देश का जो राष्ट्रपति है वो किसी संवैधानिक विषय को लेकर, तो क्या किया जा सकता है? किसी भी संवैधानिक विषय को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो सीजीआई मुख्य न्यायाधीश होता है उसे क्या कर सकता है? सलाह मांग सकता है, या सीधा यही लिखा आ सकता है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो अब जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांगता है? सलाह मांगता है, तो सीधी सी बात है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो कहने का मतलब जो सलाह देने के लिए जो राष्ट्रपति की बात आती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन सलाह संबंधी शक्ति की बात करते हैं तो सलाह मांगी जा सकती है, और राष्ट्रपति सलाह मांगता है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 143 के अंतर्गत सलाह मांगता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बड़ी काम की चीज है। अगर सलाह संबंधी मामले की बात करें तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर सलाह का मामला, अगर कहने का मतलब है उससे पहले वाला मामला है 26 जनवरी 1950 के पहले वाला मामला है, और उस मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है तो राष्ट्रपति को सलाह देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद वाला जो मामला होता है, और बाद वाले मामले को लेकर अगर सलाह संबंधी मामले की बात हो गई तो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज आपको रट्टा मार लेनी है। देखो यहाँ पर तीर का निशान बढ़ा के मैंने आपको बता दिया, दो चीजें याद रखनी है। 26 जनवरी 1950 से पहले वाले मामले को लेकर बाध्य है, बाद वाले मामले को लेकर बाध्य नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है अवशिष्ट सूची
RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन, और मैंने जब अनुसूचियां पढ़े तो इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं और बता देता हूं। पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट सूची का उल्लेख किया गया? उत्तर होगा अनुच्छेद 248। क्या उत्तर होगा? अनुच्छेद 248 में किसका उल्लेख किया गया है? तो 248 के अंदर अवशिष्ट सूची का उल्लेख किया गया। जिन मतलब जो तीन सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उन तीन सूचियों के अंदर इन चीजों को शामिल नहीं किया गया। जो विषय जिसके अंदर शामिल नहीं है वो विषय किसके अंदर शामिल किए गए? अवशिष्ट सूची में शामिल किए गए। और अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाएगा वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास में होगा? भारत देश में केंद्र सरकार के पास में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। दोस्तों आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 248। तो दोस्तों ये देख लो वापस, कनाडा देश के संविधान से तीन बातें: संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, ब्राह्मण संबंधी शक्ति और अवशिष्ट सूची की बात करेंगे तो ये जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो डिस्कस की मैंने कि ये चीजें हमने भारतीय संविधान में ग्रहण की है। और नेक्स्ट आगे वाला पार्ट आपको बताता हूं कि भाई रूस देश के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की है। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। पॉइंट क्या है? मौलिक कर्तव्य का। और मैं अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछूं और मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अगर भारत का जो मूल संविधान है, भारत का जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन के अंदर आपको दूं अ, ब, स या द। तो 8, 9, 10, कुछ एक भी नहीं। अगर पूछो संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख था? भाग 2, भाग 3, भाग 4 का या कोई नहीं। अगर आपसे पूछो कि भाई किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख था और आपको उत्तर देना है तो गुण 50, 50, 51, 51 का या कोई नहीं। तो अब आप उत्तर क्या दोगे? तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भारत के मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूं, मूल संविधान मींस किसकी बात हो रही है कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सबसे पहले दोस्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये मूल संविधान की बात कर रहा हूं। भारत का जो मूल संविधान है वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू होता है। और लागू संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य शामिल थे? क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। और बाद में जोड़ा गया इसका मतलब संविधान में क्या संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और वो भी किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना है एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क या ए। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क या 51 ए। और अनुच्छेदों की बात करेंगे, अनुच्छेद में कुछ कितने मतलब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों की अगर संख्या की बात करते हैं तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी दोस्तों? 10। लेकिन वर्तमान संविधान में बात की जाती है तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11। और ये 11 जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को जोड़ा गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपना पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपने सुना होगा योजना आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना जो बात करेंगे योजना आयोग के बारे में सुना होगा। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। और इसके तहत क्या किया जाता था? पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया जाता था। और इसको कहने का मतलब जो अनुमोदन करने का जो कार्य करता था उसके लिए एक संस्था और बनाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। जिसका क्या नाम था? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना
6 अगस्त 1952 को की गई। दोस्तों ध्यान रखना है, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं जो सोवियत संघ रूस के संविधान से ली गई, और इसके लिए भारत में एक आयोग बनाया गया, योजना आयोग, जिसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ये आयोग बनाया गया ताकि एक पंचवर्षीय योजना बनाई जा सके देश के विकास के लिए। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, और इसके अनुमोदन के लिए एक और बनाया गया, वो था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका नाम था 6 अगस्त 1952 को क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है कि अब क्या हुआ, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया, और वो आयोग बनाया गया है नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी, वो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई, जिसको हम बड़े विस्तृत तरीके से आगे पढ़ेंगे। आपको अभी ध्यान रखना है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, और ग्राम सेवक में पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला कि भाई भारत देश में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, और पीछे वाला ग्राम सेवक में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट है, और वो पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था। और ये जो तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में भी देखने को आपको मिलेगा, और नीतिनिर्देशक तत्वों के अंदर भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, भारत हमेशा इस चीज के लिए प्रयासरत रहता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्याय की व्यवस्था प्राप्त हो, और संविधान में इस चीजों को जोड़ने के लिए बराबर कोशिश की जा रही है, और इसको फॉलो भी किया जा रहा है। तो क्या क्या चीजें आज हमने 3 देशों के संविधान से, क्या क्या चीजें हमने भारतीय संविधान में ग्रहण की, वो मैंने बता दिया। आयरलैंड, कनाडा और रूस देश के संविधान से जो जो चीजें ली, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। इसी तरह से आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम आप लोगों के बीच में ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, और नई नई चीज़ों के साथ। रीट का एग्जाम वैसे भी है, तो उसके अंदर जितने भी आगे एग्जाम होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेदायक होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।